माननीय सदस्य संजय निरुपम। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने मुझे अनुमति दी। मैं आज खान मंत्रालय के मांगों के अनुदान के संदर्भ में यहां पर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समर्थन इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि खान मंत्रालय एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और खान मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में जो हमारी खनिज संपदा है उसके नियमन, उसके जतन और उसके खनन का काम जारी होता है। हमारा देश इस समय एक प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी के दौर से गुजर रहा है, जहां पर जो औद्योगिक विकास है वो अलग अलग क्षेत्रों से समर्थन प्राप्त करके, ताकत प्राप्त करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में खान मंत्रालय का खनिज पदार्थों का, खनिज संपदा का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन खनन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि चुनौतियां क्या हैं। मसलन जब हम खानों में जब खुदाई करते हैं तो हमारे जंगल के ऊपर असर पड़ता है, हमारे पर्यावरण के ऊपर असर पड़ता है और जो स्थानीय निवासी होते हैं, विशेषकर उसमें आदिवासी समाज के लोग होते हैं, उनके जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो इन चुनौतियों को सामने रखते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए खान मंत्रालय को आने वाले दिनों में अपना कामकाज जारी रखना पड़ेगा। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है ये बताते हुए कि विशेषकर पिछले 2 वर्षों में खान मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक इस दिशा में काम प्रारंभ किया है। यही वजह है कि अगर आप 2010-11 के खान मंत्रालय की रिपोर्ट देखें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान है हमारे जीडीपी को। 2 लाख करोड़ रुपए का योगदान का अर्थ यह हुआ लगभग 2.26% का जीडीपी को योगदान है, जो आगे बढ़ करके 3-4% भी हो सकता है। यानी देश के औद्योगिक विकास को आगे लेकर के जाने के लिए खान मंत्रालय का अपना योगदान है और खान मंत्रालय के कामकाज को और गति देने की आवश्यकता है। पूरे देश में, हमारे देश में इस समय लगभग 87 ऐसे मिनरल्स हैं जिसके खनन हो रही है। उसमें विशेषकर 60-62 के आसपास ऐसे मिनरल्स हैं जो खान मंत्रालय के अधीन आता है। कोयला अलग है, लिग्नाइट अलग है, पेट्रोलियम जो मिनरल्स हैं वो अलग हैं, एटॉमिक मिनरल्स अलग हैं। लेकिन इनके हिस्से जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, उन मिनरल्स को बहुत अच्छे ढंग से उसका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, उसका पता लगाया जा रहा है, उसके बाद उसका एक्सकेवेशन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है। और ये सब करते हुए जब खान मंत्रालय ने इस बार वित्त मंत्री महोदय से अपनी डिमांड रखी, अपना आउटले मांगा, तो पिछले साल की तुलना में पिछले साल 1100 करोड़ के आसपास आउटले था, जो इस साल बढ़कर के 1589 करोड़ 42 लाख हुआ। मैं इसके लिए अपने वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने खान मंत्रालय के इस पूरे मांग को, इस पूरी जरूरत को समझा है और उसको आगे बढ़ाया है। लेकिन खान मंत्रालय के आउटले को बढ़ाने के साथ साथ खान मंत्रालय के अंदर की जो समस्या है उसको भी समझना आवश्यक है। पिछले 2-3 स्टैंडिंग कमेटीज ने जो खान मंत्रालय के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मैं चाहूंगा जरा उसकी चर्चा करूं। मैं विशेषकर नाल्को और जीएसआई के कामकाज के संदर्भ में जो कामकाज चल रहा हो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा संतोषप्रद नहीं है। दिसंबर 2009 में एक स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि द कमिटी ऑल्सो कमेंटेड on the underutilization of funds allotted to NALCO and GSI, and the committee reported that almost only 38% of the allocated fund was utilized. मुझे लगता है कि इसको मंत्रालय को गंभीरता से लेना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं। GSI की समस्या यह है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई विधाएं आ रही हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। ये बहुत चौंका देने वाली बात है कि हमारे यहां जीएसआई ये कहती है कि जियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। 1500 पद जीएसआई में जियोलॉजिस्ट के खाली पड़े। उन्होंने शायद एचआरडी मिनिस्ट्री में बात भी की है, यूपीएससी के संपर्क में आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा
जियोलॉजिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए। चार्टर्ड मिनिस्ट्री को कहा गया है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जियोलॉजी की पढ़ाई बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उसके ज्यादा ट्रेंड और उसके ज्यादा प्रशिक्षित एम्प्लॉयज हमें मिल सकें। तो इस दिशा में काम आगे बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। नाल्को एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कंपनी, कोई 5,000 करोड़ की एक कंपनी है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नाल्को का बाल्को नहीं हुआ। जब एनडीए के जमाने में डिसइन्वेस्टमेंट का राक्षस पूरे देश में घूम रहा था, तब नाल्को बेचारा बच गया। लेकिन आज नाल्को बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, नाल्को बहुत अच्छे ढंग से प्रॉफिट में भी है। इस नाल्को को और ताकत देने की आवश्यकता है। उनके पास जो अलग अलग बॉक्साइट के माइंस हैं, उसको अख्तियार करने और उसमें खनन की प्रक्रिया शुरू करने, उसके अलावा जो उनको एक कोल माइंस चाहिए अपना जो एक कैप्टिव पावर यूनिट बनाने के लिए, उस दिशा में काम आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो अड़चने आ रही हैं उन अड़चनों को दूर करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। विशेषकर राज्य सरकारों से जो उनको एनओसी मिलनी चाहिए, जो अनुमति मिलनी चाहिए, वो अनुमति नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ हो रही है। तो ये मंत्रालय के अंदर की एक दो छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। मैं और भी एक मंत्री महोदय के सामने एक और चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि जो टारगेट्स हैं हमारे खान मंत्रालय के दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, वो कहीं ना कहीं टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। 2009-10 में हमारा टारगेट यह था कि 55,80,000 मीट्रिक टन बॉक्साइट निकालना था नाल्को को। जो एक्चुअल्स आए वो 47,87,888 हुआ, यानी कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। इस साल भी जो हमने टारगेट रखा है, 2010-11 में जो टारगेट रखा था वो 49,80,000 मीट्रिक टन के आसपास था, और जनवरी 2011 तक जो हमने अचीव किया है, जो टारगेट अचीव किया, वो 39,31,015 मीट्रिक टन है। यही हाल HCL का भी है। तो इन दोनों जो महत्वपूर्ण हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है खान मंत्रालय के, इनके कामकाज को और दुरुस्त किया जाए, चुस्त किया जाए और तेज किया जाए, इसके लिए मैं मंत्रालय से, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है खान मंत्रालय, खनन और खनिज संपदाओं उसका एक्सट्रैक्शन करना, उसका खनन करना और उसका एक पूरे देश के औद्योगिक विकास की दिशा में उसका योगदान स्थापित करना, उस दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान बन जाता है। तो इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। पूरे खान मंत्रालय को रेगुलेट करने के लिए 3-4 लेजिस्लेशन है हमारे यहाँ। एक मुख्य तौर पर तो 1957 का एक कानून है, माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। खान मंत्रालय के खान की दिशा में, खनन के क्षेत्र में इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही, इतनी सारी गतिविधियां चल रही हैं, पूरी के पूरी अर्थव्यवस्था का काम करने का तरीका बदल गया है, लेकिन अभी भी हम उसी कानून के तहत काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। मुझे ऐसा बताया गया है कि एक नया बिल आ रहा है, एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है, और माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 ऐसे करके एक बिल सरकार लाने की सोच रही है, और शायद वो GOM के पास है। मैं चाहूंगा कि वो बिल जल्दी लाया जाए और उस बिल के माध्यम से खनन क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढने की दिशा में काम करना चाहिए। मुख्य तौर पर जो देखा जाए कि स्थानिक जो लोग रहते हैं खानों के आसपास जहां खनिज संपदाएं हैं, उन लोगों का भी हक बनता है, उन लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने का उनका हक बनता है। इस नए बिल में इस प्रकार का प्रावधान अवश्य होना चाहिए, और यह प्रावधान रखने की दिशा में मेरे ख्याल से सरकार सोच भी रही है कि लगभग 25 से 26% के आसपास हिस्सेदारी स्थानिक लोगों का होना चाहिए। आप स्वयं झारखंड जैसे प्रांत से हैं जहां पर बड़े प्रचुर मात्रा में खनिज पदार्थ, खनिज संपदा उपलब्ध है, तो ऐसे में आदिवासी समाज का समर्थन करने के लिए, आदिवासी समाज को एक सहयोग देने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए मुझे लगता है इस बिल में यह विशेष प्रावधान बहुत आवश्यक है। और इस विशेष प्रावधान के साथ साथ एक पूरे मिनरल माइंस एंड मिनरल क्षेत्र में एक कॉम्पिटिटिवनेस लाने की आवश्यकता है, एक थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी लाने की आवश्यकता है, पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। तकलीफ यह है कि ये जो तमाम जो हमारे यहाँ की खनिज संपदाएं हैं और खान हैं, वह हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है, लेकिन उसको लीज पे देने का जो अधिकार है, जो हक है, वो राज्य सरकारों के पास है। केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुमति मांगती है कि साहब हम ये जो पीस ऑफ लैंड है हमें देना चाहते हैं खनन के लिए फला कंपनी को, और राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परमिशन देती है। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक अनुमति मांगी जाती है, पर्यावरण मंत्रालय भी अगर सब कुछ ठीक है तो अनुमति देती है। तो इन दोनों एनओसीज के समय सरकार के दोनों मंत्रालयों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि एक ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के जीवन के ऊपर बुरा असर न पड़े, इस बात का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। और खनन क्षेत्र का में तरक्की भी होनी चाहिए, प्रगति भी होनी चाहिए, उसको रोकने की भी आवश्यकता नहीं है। तो नए बिल के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास हो रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। हमारे यहाँ जब 1993 में एक नेशनल मिनरल पॉलिसी बनाई गई थी,
उसी समय बिल्कुल जब अर्थव्यवस्था को खोली गई उसी समय ये पॉलिसी आई थी। और उस पॉलिसी का एक मूल उद्देश्य जो मैंने देखा वो ये है कि एफडीआई जो विदेशी निवेश होता है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया और बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियों के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करके हमारे देश में जो हमारी स्थानिक जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने खनन के क्षेत्र में अपना काम शुरू किया है। उसके बाद जो नेशनल मिनरल पॉलिसी में यूपीए सरकार को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जब यूपीए 1 आया और खान मंत्रालय को लगातार जब खान मंत्रालय की उपेक्षा हो रही थी तब यूपीए 1 ने 2008 में एक और विस्तृत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के माध्यम से माइंस एंड मिनरल क्षेत्र में और भी बेहतर ढंग से कैसे काम किया जाए उसका एक प्रयास किया। और उस प्रयास के तहत राज्य सरकारों को ज्यादा ताकत दी गई। राज्य सरकारों को 2008 की जो पॉलिसी है उसके तहत राज्य सरकारों को ज्यादा कहा गया कि आप ज्यादा ताकत आपके पास है इसको लीज के राइट्स देने के लिए और उसको नियंत्रण करने उसको नियमन करने के लिए नियम रेगुलेट करने के लिए इस क्षेत्र में उस पॉलिसी के तहत से के माध्यम से ज्यादा कुछ प्रयास किया गया। लेकिन 2008 के बाद से हमारे देश में जो एक समस्याएं पैदा हुई हैं वो बहुत चिंता की बात है और वो जो चिंता है उस चिंता को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो चिंता अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। जो इलीगल माइनिंग हमारे देश में चल रहा है वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। कर्नाटका हो या उड़ीसा हो या झारखंड हो इन तमाम राज्यों में तेजी से महाराष्ट्र में से कुछ अच्छा महाराष्ट्र भी हो सकता है मेरे पास जो ठीक है सवाल महाराष्ट्र का कर्नाटका का नहीं है सवाल इस देश का है। इस देश की महत्वपूर्ण खनिज संपदा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उस खनिज संपदा के ऊपर सरकारों का अपना नियंत्रण नहीं स्थापित हो पा रहा है। वो अपने आप में एक चिंता की बात है। और मैं अलग अलग राज्यों की अगर आप बात करें तो मैं एक राज्य में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये इस देश के एक नागरिक होने के नाते मैं चिंता व्यक्त करना चाहता हूं और वो जो है खुद और अभी राज्यों में क्या हो रहा है वहां की सरकार क्या कर रही है बात की बात है। लेकिन कर्नाटका में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया विधानसभा में जब ये विषय उठा। बोलना आपकी बारी आया बोलना उठाना जो भी होगा आपको मौका मिलेगा उठाना आपको मौका मिलेगा। प्लीज रिकॉर्ड में कुछ नहीं आएगा। अच्छा उपाध्यक्ष जी मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उपाध्यक्ष अरे बैठ जाइए इधर रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। चौधरी जी अब बैठ जाइए ना बैठ गए। अरे बैठ जाइए अगर मुझे कृपया बैठ जाइए अगर मुझे अनुमति दे तो मैं अपनी बात रखूं धीरे-धीरे। उपाध्यक्ष जी बहुत विनम्रता पूर्वक मैं अपनी बात सदन में रख रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं। विधानसभा में कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस सवाल के ऊपर खुद बयान दिया है तो इस बयान की गंभीरता को समझना चाहिए। कृपया बैठ जाइए ना। द चीफ मिनिस्टर आपको बोलना होगा ना इसके बाद। अच्छा मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। माननीय उपाध्यक्ष जी कर्नाटक का मन्ना बोल के सीधा बोलिए मैं क्यों बोलूं। माननीय उपाध्यक्ष जी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका has admitted on the floor of Karnataka Assembly that out of a total of 13 million tons of iron ore exported in 2009-10
Transportation permit was issued only